जी, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 3 केस स्टडीज ये डिस्कस करने जा रहे हैं हम, जो आपको होम असाइनमेंट के तौर पे दी थी। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दो रिक्वायरमेंट्स हैं। उसने हमें दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एविडेंस की एग्जांपल दी हैं और हमसे पूछ रहा है, एक तो ये पूछ रहा है कि बताइए दोनों में से इनकी रिलायबिलिटी पे कमेंट कीजिए, और फिर ये बताइए कि ऑब्सोलीट स्टॉक को वेरीफाई करने के लिए एडिशनल एविडेंस क्या ऑब्टेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कितने स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है? हाथ उठा के बताइए। कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ आ गया आपको? तो बताइए ऑब्सोलीट स्टॉक आइडेंटिफाई करने के लिए क्या प्रोसीजर मजीद परफॉर्म किए जा सकते हैं। एक तो उसने कहा ना क्वेश्चन में कि क्लाइंट से हम इंक्वायर कर सकते हैं, इसके अलावा कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑब्सोलीट स्टॉक को? हम इन्वेंट्री को इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि वो फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान में कि वो डैमेज तो नहीं है। अगर वो डैमेज है इसका मतलब ऑब्सोलीट है। और क्या प्रोसीजर हो सकता है? एजिंग एनालिसिस देख सकते हैं उसका। और क्या प्रोसीजर हो सकता है? ईयर एंड के बाद उसकी सेल प्राइस देख सकते हैं, जो कि उसकी एनआरबी को इंडिकेट कर रही होती है। तो ये डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं जो परफॉर्म करते हैं हम आइडेंटिफाई करने के लिए कि कहीं स्टॉक ऑब्सोलीट तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 टेस्ट डिस्कशन के दौरान में डिस्कस हो गया था। ये हम टेस्ट में भी क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 3 में कोई प्रॉब्लम? कितने स्टूडेंट को क्वेश्चन नंबर 3 में प्रॉब्लम है? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं क्वेश्चन नंबर 3 में? जी मेरे भाई, आपको क्वेश्चन नंबर 3 में प्रॉब्लम है? जी, बुक नहीं है आपके पास? यार कुछ खुदा का खौफ करें। फिर आप कहते हैं क्या पास नहीं करता। किताब के बगैर क्या पढ़ेंगे, क्या समझ आएगी आपको? हवाई बातें सारी लगेंगी। जब आपको पता है कि हमने पहले से बताया हुआ कि आज कोई चीज डिस्कस होनी है, तो फिर आपका फर्ज है कि वो साथ लेके आए। अगर आपको लग रहा है कि किताब बहुत भारी है तो फिर उस तरह कर ले जिस तरह मैंने किया है। रेलिवेंट चैप्टर्स को लादा किया, जिस दिन जो चैप्टर डिस्कस होना होता है वो उठा के लेता हूं बस। जी, आपके पास है किताब? जी, तो भैया इसको खोल भी ले यार। बंद किताब दिखा रहे हैं ये सर किताब। क्वेश्चन नंबर 3 में वो ये कह रहा है कि सीएफओ सीईओ ने हमें ये कहा कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम कुछ ब्रांच को विजिट नहीं कर सकते, और फिर हमें कह रहा है कि फोटोकॉपी आपको प्रोवाइड कर देते हैं। क्या ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल है? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी नहीं दे रहे, कह रहे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स गुम होने का खतरा है। तो क्या फोटोकॉपी? ये लेस रिलायबल है। ठीक है, अगर तो आपका फर्ज कीजिए आपके जजमेंट के मुताबिक फोटोकॉपी एक्सेप्ट करने से आपको एविडेंस मिल जाता है तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि जी फोटोकॉपी लेस रिलायबल है, इस वजह से सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिसीव नहीं हो रहा हमें, तो फिर हम क्लाइंट को कन्विंस करेंगे कि हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दीजिए। हम घर थोड़ी ले जाएंगे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आपको चेक करके वापस कर देंगे। अगर फिर भी एविडेंस हमें प्रोवाइड नहीं किया जाता तो याद रखें ये फिर स्कोप लिमिटेशन होगी। ठीक है, ये स्कोप लिमिटेशन होगी। चाहे क्लाइंट हमें ये कह रहा है सर वो जिस जगह हमारा ऑफिस है जहां पे ओरिजिनल रिकॉर्ड है वहां पे कोई मसला हो गया है, कोई धरना वहां पे हो रहा है या कोई और इशू है जिसकी वजह से एक्सेस नहीं है आपकी, आप उधर नहीं जा सकते। हम कहेंगे हमें इससे गर्ज नहीं है कि किसी इशू में आपका हाथ है या नहीं है, हमें तो सिर्फ इस चीज से गर्ज है एविडेंस मिला या नहीं मिला। रीजन कुछ भी हो, चाहे क्लाइंट का कसूर हो या ना हो, अगर हमें एविडेंस नहीं मिला हमारे लिए स्कोप लिमिटेशन। तो क्वेश्चन 3 क्लियर जी। क्वेश्चन 4 भी टेस्ट में शामिल था, इसलिए डिस्कशन होगी इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में सुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 एक डिफिकल्ट क्वेश्चन था इस लेवल पे। ये जो कंसेप्ट टेस्ट किए गए हैं ये डिटेल में डिस्कस होंगे हमारी बुक के चैप्टर 11 और 12 में, लेकिन अभी एक बेसिक कंसेप्ट जो है वो बिल्ड करना मकसद था, इसीलिए इसमें बहुत सी एग्जांपल्स आपको दी गई। इसमें 12 एग्जांपल्स हैं और आपने 12 मल्टीप्लाइड बाय 3 36 डिसीजन करने थे। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में आपने आधे डिसीजन भी ठीक कर लिए
तो इसका मतलब ये होगा कि क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हो गया। अगर आधे डिसीजन भी ठीक कर लिए हैं तो क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। तो इसमें से क्लास में कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आधे या उससे ज्यादा डिसीजन ठीक कर लिए? चलिए, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। बी, हाँ, बी पार्ट में सुन ले। हमने ये बताना था कि ये रिस्क असेसमेंट है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल है या सब्सटेंटिव प्रोसीजर है। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस ध्यान में रखिए। असल इशू आता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर को डिफरेंशिएट करने में। अगर आप किसी भी प्रोसीजर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फिगर को वेरीफाई कर रहे हैं तो वो सब्सटेंटिव प्रोसीजर होगा। अगर आप किसी प्रोसीजर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फिगर तो वेरीफाई नहीं कर रहे बल्कि क्लाइंट की कोई पॉलिसी, क्लाइंट का प्रोसीजर चेक कर रहे हैं तो वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल होगा। जैसे फर्ज कीजिए मैं सेल इनवॉइस पकड़ता हूं और उसमें चेक करता हूं कि क्या क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई करके टोटल ठीक कैलकुलेट हुए हैं और वो सही अकाउंट में पोस्ट हो गए हैं। ये मेरा कौन सा प्रोसीजर होगा? सब्सटेंटिव, क्योंकि इसमें अल्टीमेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अमाउंट वेरीफाई हो रही है। और अगर मैं सेल इनवॉइस को सेलेक्ट करके ये चेक करता हूं कि इस पे किसी बंदे ने रीचेक किए हैं कि नहीं और साइन किए हैं कि नहीं, अपने अप्रूवल है कि नहीं किसी की, अगर मैं सिग्नेचर चेक करता हूं ये टेस्ट, क्योंकि सिग्नेचर कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं आते, वो तो कंपनी का अपना पॉलिसी एंड प्रोसीजर है। इसी तरह फर्ज कीजिए अगर मैं ये रेंट पे क्लाइंट का फिजिकल स्टॉक जो है वो खुद जाके चेक करता हूं कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, कहीं डैमेज तो नहीं है, तो ये हमारा सब्सटेंटिव प्रोसीजर होगा क्योंकि मैं बैलेंस शीट में इन्वेंट्री की क्लोजिंग स्टॉक की फिगर को वेरीफाई कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं स्टॉक काउंट करने तो जाता हूं लेकिन दूर से सिर्फ ऑब्जर्व करता हूं, देखता हूं कि क्या क्लाइंट के एम्प्लॉय सही काउंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा जो उन्हें दी गई थी, ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल होगा। तो बेसिक डिफरेंस टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर में किस चीज का है कि अगर आप किसी प्रोसीजर से अल्टीमेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फिगर को वेरीफाई कर रहे हैं तो वो सब्सटेंटिव प्रोसीजर है, और अगर आप क्लाइंट के पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स को चेक कर रहे हैं वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल होगा। ठीक है जी। इसमें कोई 2-3 अगर आप प्रोसीजर डिस्कस करना चाहते हो तो बता दीजिए, किसी प्रोसीजर में ज्यादा प्रॉब्लम है तो। रिस्क सर देखिए, इसमें मैंने आपको बताया कि कुछ इश्यूज ऐसे होंगे जो आप शायद करेक्टली आइडेंटिफाई ना कर सकें, आपके लिए एडवांस्ड है। अगर आप 50% तक भी इश्यूज आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो वो ठीक है। इंक्वायरीज हमेशा ज़हन में रखिए रिस्क असेसमेंट होते हैं। ठीक है, हम कोई भी इंक्वायरी करते हैं वो रिस्क असेसमेंट होते हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर से जब हम रेशोज वगैरह कैलकुलेट करते हैं वो भी रिस्क असेसमेंट होते हैं। ठीक है, बाकी इनमें अगर आपके कुछ डिसीजन गलत हो भी जाते हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया इसमें आप अगर 50% मार्क्स ले लेते हैं तो इसका मतलब है आपने हक अदा कर दिया इस क्वेश्चन का। इससे जो मकसद था हमारा वो नॉलेज हमने ले लिया जी। क्वेश्चन नंबर 6 में कोई प्रॉब्लम? 6 में कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ आ गया हमें। 6 में वो कह रहा है कि जी कंपनी हर साल ऑडिटर चेंज कर लेती है, हमें भी पता है अगले साल हमने चेंज हो जाना है, क्या फिर भी वर्किंग पेपर प्रिपेयर करें? बिल्कुल वर्किंग पेपर फिर भी ठीक, क्योंकि ये हमारे पास एविडेंस होता है, हमने ISS के मुताबिक लीगल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ऑडिट किया है और हमारे पास एप्रोप्रिएट बेसिस फॉर ओपिनियन। क्वेश्चन नंबर 7, ऑडिट वर्किंग पेपर्स आर प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर्स हु मे डिस्ट्रॉय द पेपर, सेल देम और गिव देम अवे, क्रिटिसाइज। जी क्या ये ठीक स्टेटमेंट है? भाई ऑडिटर की वर्किंग पेपर ओनर्स जो वर्किंग पेपर्स है जो ऑडिटर की ओनरशिप है, लेकिन क्या ऑडिटर ने डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? हाँ, रिटेंशन पीरियड है 5 साल। अच्छा, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो डिस्ट्रॉय कर सकता है वो? एक एग्जांपल ऐसी भी थी, फाइल असेंबली पीरियड में एक एग्जांपल ऐसी भी थी, नहीं याद किया, सुपरसीडेड पेजेस, भैया नाम बताएं उसका, डिस्कार्डेड। और क्या सेल नहीं कर सकता वर्किंग पेपर्स? नहीं, अपने पास संभाल के रखे 5 साल के लिए, दूसरों को भी दे दे, नहीं, कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल की वायलेशन है। जिस इसके बाद 8 में कोई प्रॉब्लम? 8 भी सिंपल था, समझ आ गया।
कि हमने उसकी सेफ कस्टडी को इंश्योर करना है, उसको खुला छोड़ के नहीं चले जाना घूमने फिरने। जी, असल में जो हमारी सीए फर्म होती है उसमें अक्सर क्लाइंट आ जाते हैं, डिफरेंट क्लाइंट्स, और बात बात ऐसा होता है कि हमारे 2 कंपेटिटर क्लाइंट भी होते हैं। कोका भी ऑडिट फॉर एग्जांपल हम कर रहे हैं, पेप्सी का भी हम कर रहे हैं। तो सम टाइम हमारे ऑफिस में कंपनी की मैनेजमेंट जो है उसके लोग मिलने आ जाते हैं, ठीक है, कुछ इश्यूज को डिस्कस करने के लिए। इसीलिए हमारे ऑफिस में उसको भी हमने सिक्योर करना, ओपन नहीं छोड़ना, ठीक है। जो इररिलेवेंट लोग हैं वो हमारे ऑफिस में भी आ सकते हैं। जी, क्वेश्चन 9, इनमें कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन 9 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब कुछ समझ आ गया? भाई कुछ तो पूछ ले। अच्छा सी पार्ट, चलिए। इस क्वेश्चन में सबसे अहम चीज थी वो ये कि डेट्स को कंसीडर करना था। नॉर्मली अकाउंटेंट्स की आदत होती है कि वो जो नंबर्स फिगर्स होते हैं उनको तो हाईलाइट करते हैं, कंसीडर करते हैं, डेट्स को इग्नोर कर देते हैं। याद रखिए, ऑडिट के पेपर में खास तौर पे ऑडिट रिपोर्ट वाले क्वेश्चन में डेट्स अहम होती हैं। तो क्वेश्चन में जहां कहीं डेट हो उसको अंडरलाइन कीजिए, उसका बाज़ औक़ात क्वेश्चन में की रोल होता है डेट्स का। जैसे यहां पे भी क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट सी, वो कह रहा है 13 अगस्त को उसने क्लाइंट के साथ मीटिंग की थी और उसके मिनट्स उसने डॉक्यूमेंट किए हैं, लिखे हैं 2 सितंबर को। अब देखें यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन तो हो रही है लेकिन डॉक्यूमेंटेशन टाइमली नहीं हो रही। आपने शायद वो चैप्टर में एक लाइन कहीं पे पढ़ी हो कि टाइमली डॉक्यूमेंटेशन होना जरूरी है, जैसे उसी तरह उसका टाइमली होना भी जरूरी है। जो टाइमली डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करते हैं उनका एक्यूरेसी लेवल ज्यादा होता है, लेट करेंगे एक्यूरेसी लेवल कम होगा, क्वालिटी कम होगी। जैसे फर्ज कीजिए लेक्चर तो आप अभी सुन रहे हैं और अगर नोट्स घर जाके बनाएं शाम को तो क्या चलेगा? ऐसे आपको बहुत सी चीजें भूल चुकी होंगी। इसी तरह देखें, सुबह की बात शाम तक अगर आप बोल सकते हैं तो वो तो मीटिंग उसने की है 13 अगस्त को, तो 2 सितंबर को क्या उसे सारी चीजें याद हुई कि जो एग्री हुई थी या जो डिसएग्री हुई थी? नहीं याद हो। इसीलिए इसमें इशू ये नहीं है कि डॉक्यूमेंटेशन करनी है कि नहीं करनी, इशू क्या है इसमें? डॉक्यूमेंटेशन टाइमली करनी है। जी, 9 में और कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन 10 में कोई प्रॉब्लम? जी, क्लाइंट हमसे क्या कंफर्मेशन मांग रहा है, तो क्या लाजिम है हमारे ऊपर क्या कंफर्मेशन दे देंगे उसको? लाजमी नहीं है, लेकिन हमारी डिस्क्रिप्शन है, क्लाइंट को दे भी सकते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टीज जो हैं उनको तो हमने हरगिज कोई चीज नहीं देनी, वर्किंग पेपर्स नहीं देने, कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल की वजह से। क्लाइंट अगर कहे तो क्लाइंट को वर्किंग पेपर प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्लाइंट ने अगर खुद किसी और आगे को देता है तो वो उसका मसला है, हमारा इशू नहीं है। कम से कम हमारे हाथ से होके कोई चीज थर्ड पार्टी के पास नहीं जानी चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल की वजह से। जी जी, आपकी मर्जी है, इसमें क्लाइंट आपसे मांग रहा है वर्किंग पेपर्स तो आपकी मर्जी है, आप उसको चाहें तो प्रोवाइड कर सकते हैं, चाहे तो ना कीजिए। जी, नॉर्मली ये जो एंगेजमेंट लेटर एग्री होता है जब उसमें इस तरह की चीज लिखी जाती है, अगर क्लाइंट ने हमसे कुछ वर्किंग पेपर्स लेने हो ना तो उसमें क्या कहता है कि सर आप हमें प्रोवाइड कर दीजिएगा, हम कहते हैं ठीक। लेकिन चूंकि ओनरशिप ऑडिटर की है इसलिए अगर एंगेजमेंट लेटर में एग्री नहीं हुआ तो हमारी मर्जी है, चाहे उसको प्रोवाइड करें चाहे ना करें। क्वेश्चन नंबर 11, इस क्वेश्चन को तो पढ़ के एक दफा आपने देखा होगा ये है क्या चीज, और ये तो काउंटिंग का क्वेश्चन लग रहा है, ऑडिट में कहां से आ गया? ये उसने आपके सामने बेसिकली एक वर्किंग पेपर का फॉर्मेट रखा है और आपसे रिक्वायर कर रहा है कि इसमें से गलतियां ढूंढो। इनमें से 4-5 एरर्स तो आपको आइडेंटिफाई कर लेने चाहिए, ठीक है। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन में 5 या उससे ज्यादा एरर्स आइडेंटिफाई किए हैं क्वेश्चन 11 में? शाबाश। तो क्या क्या एरर्स आइडेंटिफाई किए आपने? नाम नहीं लिखा, प्रिपेयर्ड बाय का नाम नहीं लिखा, रिव्यूड बाय का नाम नहीं लिखा, एक गलती ये हो गई, डेट भी नहीं है, दूसरी गलती पेज नंबर भी नहीं लिखा हुआ। वो आपको याद है वो कंसेप्ट हमने पढ़ा था, इंफॉर्मेशन टू बी इंक्लूडेड इन एवरी वर्किंग पेपर। ये क्वेश्चन 11 और क्वेश्चन 12 ये दोनों उस कंसेप्ट पे बेस कर रहे हैं। इसके अलावा टाइटल गलत है,
क्या ये बैंक कंफर्मेशन का फॉर्मेट है? अच्छा, आपने आज तक बैंक कंफर्मेशन का फॉर्मेट तो नहीं देखा होगा क्या होगा, लेकिन कम से कम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट देखा होगा। तो ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है भाई, बैंक कंफर्मेशन नहीं है। टाइटल उसने गलत दिया, उसे यहां पे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट लिखना चाहिए था। तो कितनी गलतियां हो गई? 4 गलतियां। इसके अलावा जी, हाँ जी, बैलेंस एज, देखिए जब उसने टिक्स को आइडेंटिफाई एक्सप्लेन किया है नीचे, तो बैलेंस एज पर बैंक को और बैलेंस एज पर बुक्स दोनों को कह रहा है मैंने जर्नल लेजर के साथ मैच किया है। जो बैलेंस एज पर बुक्स है ये तो जर्नल लेजर के साथ मैच हो जाएगा, लेकिन क्या बैलेंस एज पर बैंक जर्नल लेजर से मैच होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसके लिए डिफरेंट सिंबल होना चाहिए था, और इसको मैच करना चाहिए था किसके साथ? बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट के साथ, या बैलेंस एज पर बैंक कंफर्मेशन लेटर के साथ मैच करना चाहिए था। जो बैंक का बैलेंस है ये कैश बुक जर्नल लेजर से मैच नहीं होता, ये बैंक स्टेटमेंट से या बैंक कंफर्मेशन से मैच होता है। ये और क्या गलती है इसमें? हाँ, डिपॉजिट इन ट्रांजिट को वो कह रहे हैं कि जी हमने एग्री किया बैंक स्टेटमेंट के साथ। हाँ भाई, अगर ये बैंक स्टेटमेंट में आ रहा होता तो फिर ये डिपॉजिट इन ट्रांजिट थोड़ी ही होता। ठीक है, तो ये इस महीने की बैंक स्टेटमेंट, डिपॉजिट इन ट्रांजिट क्या इस महीने की बैंक स्टेटमेंट में आते हैं? वो तो अगले महीने की बैंक स्टेटमेंट में आते हैं। क्या होते हैं ये डिपॉजिट इन ट्रांजिट? बैंक स्टेटमेंट क्या होती है अल्लाह जाने क्या है। भैया कुछ समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? आपने कभी जिंदगी में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाई है? तो ऐसे हैरान परेशान होके क्यों देख रहे हैं? कभी उसको देखते हैं, कभी मुझे देख रहे हैं, और आपके चेहरे पे लिखा हुआ है कि कुछ समझ नहीं आ रही मेरे भाई को। चलिए, इसके बाद क्या कोई और गलती है इसमें? हाँ, टोटल भी गलत है। ये टोटल कितने स्टूडेंट्स ने करके देखा है? ये 2 स्टूडेंट्स सिर्फ। ठीक है, पूरी क्लास में। आगे टोटल में गलती थी, वो क्वेश्चन भूल गए जिसमें वो काउंटिंग में बीआरएस बनती थी, वो कैशियर जो है वो मिस अप्रोप्रिएशन करके भागता था, तो उसमें टोटल करने में भी तो गलती होती थी। तो एज ऑडिटर हमें टोटल भी चेक नहीं करने चाहिए। गुड, जिन्होंने चेक किया गुड। फिर इसके बाद और क्या गलती है? कॉलम फुटेड का सिंबल है ही नहीं ऊपर, शाबाश। और क्या गलती है? अच्छा, सबसे बड़ी गलती जो आइडेंटिफाई करनी चाहिए थी वो आप एंड पे ले गए, अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर सके जी। कैसे गलत है? मेरा भाई लेट आया है ना, मेरा भाई लेट आया है ना, लेट नहीं आए, अभी 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 आए हैं, मैंने खुद देखा, अभी आगे बैठा, अभी आगे नहीं बैठा है। अच्छा, उधर से उठ के आगे बैठा भाई, अभी ये थोड़ी देर पहले पॉइंट डिस्कस हुआ मेरे भाई। नहीं, कह सही रहे आप, लेकिन थोड़ा लेट हो गए। ऐसे होता है कभी कभी, एग्जाम में बैठे हो ना तो पॉइंट जहन में नहीं आता, और जब मैं घर आके फिर जहन में आ जाता है। तो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई इशू नहीं जी। क्या गलती है सबसे बड़ी जो अभी तक आप आइडेंटिफाई नहीं कर सके जी? बैंक सर्विस चार्जेस और अदर नोट्स कलेक्टेड बाय बैंक, क्या ये बीआरएस में आते हैं? ये तो कैश बुक में आते हैं, इनकी एडजस्टमेंट कैश बुक में नहीं होती। तो इधर आपके सामने पड़े हैं और आप कह रहे हैं ठीक है सारा काम, तो भाई इनको कैश बुक में एडजस्ट करना चाहिए यार। इतनी भी ना बोले बेसिक कंसेप्ट जो है वो भी फारग हो जाए आपके सारे, ऐसे तो ना करें। बेसिक कंसेप्ट तो स्ट्रांग होने चाहिए ना। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए क्वेश्चन, इसमें कितने मेरा ख्याल है 8-9 एरर्स तो हमने डिस्कस कर लिए। अगर आपने 5 एरर्स भी आइडेंटिफाई कर लिया है तो उसका मतलब आपने कंसेप्ट समझ लिया कि है क्या चीज। ठीक है, इसी तरह का एक और क्वेश्चन आई कैप ने अपने स्टडी बैंक क्वेश्चन बैंक में भी इंक्लूड किया है। क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 12 है। अब जरा क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़िए, बल्कि पढ़ा होगा आपने। अच्छा, ध्यान में रखिएगा, जिस दिन हमने डिस्कशन करनी होती है उस दिन क्लास में आपको टाइम नहीं मिलेगा रीडिंग करने का। डिस्कशन का असूल ये होता है कि जो क्वेश्चन आपको बता दिए गए हैं कि डिस्कस करने हैं वो आपने घर से पढ़ के आने हैं, और हर क्वेश्चन में जो इशू है वो साथ लिख के लाना है एक पेज पे, किसी छोटे से पेज पे लिख लें।
इस क्वेश्चन में ये इशू है, इस क्वेश्चन में ये इशू है। वन बाय वन चलते हुए जिस क्वेश्चन की बारी है उस क्वेश्चन का इशू डिस्कस करते जाए। क्लास में कभी आइंदा भी आपने ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि क्लास में जाके पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे रीडिंग टाइम दे दिया तो फिर सारे लेक्चर में आप रीडिंग ही करेंगे। तो जब आपको होम असाइनमेंट दी जाए रीडिंग आपने घर से करके आनी है। 12 जी बताइए इसमें क्या गलती है? पेज नंबर उसने अजीबो गरीब सा लिख दिया हुआ, बाय नहीं लिखा, डेट भी नहीं लिखी। अच्छा रिव्यूड बाय और उसकी डेट लिखी है, प्रीपेड बाय उसकी डेट नहीं लिखी। और क्या? ईयर एंड का, शाबाश, ईयर एंड का ईयर मिसिंग है। और अच्छा असर्शन में लिखा है टू मेक श्योर दैट परचेजेस आर करेक्ट। क्या करेक्टनेस कोई असर्शन है? इससे एक्यूरेसी का वर्ड यूज करना चाहिए था, अक्रस का वर्ड यूज करता, कंप्लीटनेस का करता, कोई प्रॉपर असर्शन का नाम लेता। करेक्टनेस कोई ये असर्शन नहीं है। इसके बाद मेथड में कह रहा है सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ 15 परचेज ऑर्डर्स रिकॉर्डेड इन दी परचेज ऑर्डर सिस्टम। हमने पढ़ा था वो इन्फॉर्मेशन टू बी इंक्लूडेड इन एवरी वर्किंग पेपर में कि जब कभी हमने बताना है कि हमने सैंपल सेलेक्ट किया तो बेसिस ऑफ सिलेक्शन भी बतानी है और ये भी बताना है कि सैंपल में कौन कौन सी चीजें, आइटम्स को आइडेंटिफाई करना है। आइटम सेलेक्टेड की लिस्ट देनी है, मतलब ये नहीं बता देना 15 इनवॉइस सेलेक्ट की, बताना है रैंडम बेसिस पे सेलेक्ट की, सिस्टमेटिकली सेलेक्ट की है, बैजर्ड बेसिस पे सेलेक्ट की, कौन सी बेसिस थी। और बताना है कि जो 15 आइटम सेलेक्ट हुई उनके नंबर वगैरह क्या थे, आइडेंटिफाई करना है। यहां पे बताइए बेसिस बता रहा है? कहीं नहीं बता रहा। क्या ये बता रहा है कि मैंने कौन सी आइटम सेलेक्ट की है? आइडेंटिफाई कर रहा है। अच्छा ये आइडेंटिफाई कर रहा है कहां? सेकंड पैराग्राफ की आखिरी लाइन, डिटेल्स ऑफ आइटम टेस्टेड कैन बी फाउंड ऑन अनदर वर्किंग पेपर। रेफरेंस नहीं है, यानी वो हमें ये कह रहा है कि ये अगले जो 500 सफ़े हैं ना उनमें से किसी सफ़े के ऊपर आपको मिल जाएंगे। है? तो मैं तो जरा मसरूफ बंदा हूं इसलिए पेज नंबर नहीं लिख सका, आप फारिग बंदे हैं, आप 500 सफ़ों में से सफ़ा ढूंढ लीजिए। तो बताइए कि ऐसे लिखना चाहिए कि उसका पेज नंबर रेफरेंस देना चाहिए। इसके बाद रिजल्ट में आ जाए, मेथड में एक गलती आ गई। मेथड में क्या गलती आई? बेसिस ऑफ सिलेक्शन नहीं बताई। टेस्ट डिटेल्स में गलती आ गई सामने। क्या गलती आई? कि जो आइटम्स उसने सेलेक्ट की हैं जिस सफ़े पे लिखी हैं वो नंबर नहीं बताया। रिजल्ट्स में गलती आ गई। रिजल्ट्स में अजीब बात कर रहा है, पहले कह रहा है कि परचेज ऑर्डर्स की डिटेल है वो करेक्टली है, और बाद में आगे कोई मसला भी बता रहा है कि कोई ऑर्डर ऐसे हैं जो कैंसिल हो गया लेकिन अभी भी एक्टिव है, लिस्ट में आ रहे हैं। अब बताइए अगर ऐसे, पहले तो मुझे यह बताइए जो ऑर्डर कैंसिल हो जाए वो लिस्ट में आने चाहिए कि नहीं? भाई जिन स्टूडेंट ने क्लास में एडमिशन करवाया और उसके बाद उन्होंने कैंसिल करवा दिया, अगर मैं मैनेजमेंट से लिस्ट ऑफ स्टूडेंट मांगू उन स्टूडेंट्स के नाम आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? कैंसिल कर देने चाहिए। लेकिन वो कहते हैं सर हमारे पास इतनी ऑप्शन ही नहीं है कि उसको कैंसिल कर सके। तो बताइए ये वीकनेस है कि नहीं? आपने देखा होगा ना टेस्ट में जब आता है तो मैं बताता हूँ एनरोल्ड स्टूडेंट कितने, उधर लिखा था 139, बैठे कितने होते हैं? मेरा ख्याल है 100 भी पूरे नहीं होते। ठीक है, तो ये बाकी के स्टूडेंट कौन होते हैं? यहाँ तो वो एब्सेंट होते हैं। यहाँ कौन है? जिन्होंने एडमिशन करवाया और उसके बाद उनका दिल नहीं किया, उन्होंने कहा हम नहीं आ रहे। तो हमें जो लिस्ट मिलनी चाहिए उसमें ये कैंसिल वाली लेस हो जानी चाहिए ना, एक्सक्लूड हो जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पे नहीं हो रही कि जो ऑर्डर कैंसिल हो गए वो कह रहा है वो अभी भी आ रहा है लिस्ट में। तो ये वीकनेस है कि नहीं? क्या उसे ये कहना चाहिए कि रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री है, या ये कहना चाहिए कि ये एक वीकनेस है बाकी काम सेटिस्फैक्ट्री है? क्या कहना चाहिए? वीकनेस ही, लेकिन उसने नहीं। ठीक है, तो ये उसे ये लफ्ज नहीं बोलना चाहिए था कि नॉर्मली करेक्टली रिकॉर्डेड थ्रू दिस सिस्टम, ये सारा कुछ करेक्ट है। कंक्लूजन उसका परचेजेस ऑर्डर्स कंप्लीटली रिकॉर्डेड इन द परचेज डे बुक, ये कंक्लूजन में उससे वीकनेस को मेंशन करना चाहिए था। कंक्लूजन में इंटरनल कंट्रोल वीकनेस को मेंशन करना चाहिए था, जो उसने नहीं किया। भाई समझ आया ये क्वेश्चन? आगे चलते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन 13 में कोई प्रॉब्लम?
इसमें क्या कह रहे हैं, हमारे खिलाफ किसने केस फाइल किया है? हमारे क्लाइंट ने पहले हमें निकाल दिया, फिर उसके बाद किसी दूसरी फर्म को इंगेज किया और हमारे खिलाफ केस क्या फाइल किया कि हमारे वर्किंग पेपर्स हमें दीजिए। क्या हम वर्किंग पेपर्स क्लाइंट को देने के पाबंद हैं? अच्छा, इसमें एक छोटा सा पॉइंट सुन लीजिएगा। अगर तो हमारे पास बाज़ औक़ात ऐसा होता है, हम क्लाइंट के अकाउंट्स को, जर्नल को, कुछ डॉक्यूमेंट्स को अपने ऑफिस में ले आते हैं चेक करने के लिए, बाद में उसे वापस दे देते हैं। अगर तो हमारे पास वर्किंग पेपर्स हमारे ही हैं, हमने क्लाइंट को वापस देने के पाबंद नहीं, हम ओनर हैं। लेकिन अगर हमने क्लाइंट की बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्लाइंट का अकाउंटिंग रिकॉर्ड, क्लाइंट का ट्रायल बैलेंस किसी थोड़ी देर के लिए अपने पास ले काम करने, वो हमारे पास है, वो हम वापस करने के पाबंद है, क्योंकि वो क्लाइंट का अकाउंटिंग रिकॉर्ड है। लेकिन हमारे वर्किंग पेपर जो हमने खुद अपने हाथ से बनाए हैं, वो हम वापस देने के पाबंद नहीं। जी, और कोई क्वेश्चन? 14 भी हमने डिस्कस कर लिया था, टेस्ट में आया था। चलिए, तो ये इसको क्लोज करना है, फिर केस स्टडीज को। क्या लैप्स ऑफ रिटेंशन पीरियड के बाद ऑडिटर वर्किंग पेपर को डिस्पोज कर सकता है? इसका जवाब है यस, कर सकता है, अपनी पॉलिसी के हिसाब से। नॉर्मली इसमें होता है, क्लाइंट को पूछते हैं, हाँ भैया 5 साल रिटेंशन पीरियड पूरा हो गया, 5 साल तक हमारी जिम्मेदारी थी, अब बताइए, अगर आप कहते हैं तो मजीद हम ये वर्किंग पेपर अपने पास संभाल के रख लेते हैं, उसके लिए आपको थोड़ी एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है, वरना कर लेते हैं। हाँ, एक चीज सुन ले, आपने क्वेश्चन पूछा इसलिए बता रहा हूं, वरना हमारे सिलेबस में नहीं है। अगर 5 साल गुजर जाएं और उस क्लाइंट के बारे में कोई लीगल केस चल रहा है जिसमें उस वर्किंग पेपर की जरूरत पड़ सकती है, फिर हमने इसको डिस्ट्रॉय नहीं करना। हाँ, वो एक्सेप्शनल केस है, वरना नॉर्मली हम रिटेंशन पीरियड 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट और ग्रुप ऑडिटर्स रिपोर्ट विच एवर इज लेटर। बात पूरी करनी है और फर्म की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी प्रोसीजर की भी बात करनी। जी, क्लोज करने इसको। चलिए, असाइनमेंट चैप्टर 3 क्लोज। अब आ जाए वापस चैप्टर 4 की तरफ, जो हमारा करंट चैप्टर चल रहा है। करंट चैप्टर की भी तो कोई असाइनमेंट थी, ये तो परसों वाली असाइनमेंट थी ना, जो कल डिस्कस नहीं हो सकी थी। अभी कल वाली असाइनमेंट तो है, ठीक है? नहीं, कल नहीं, इंशाल्लाह अभी करेंगे हम। जी, होम असाइनमेंट चैप्टर 3 की हो गई। चैप्टर 4 की सामने रखिए। चैप्टर 4 में पहले तो 2 क्वेश्चन थे कि अपेंडिक्स में केस स्टडी 1 अपने सामने रखें, और जो आप लिख के लेके आए हुए वो भी अपने सामने रखें, मुझे पता चले रिटर्न फॉर्म में असाइनमेंट करके लाए हैं कि नहीं। जल्दी अपने, हैरान होके मेरी तरफ देख रहे हैं, इसका मतलब है आपने नहीं किए। अरे दिखाए किधर असाइनमेंट, किधर रिटर्न असाइनमेंट किधर आपकी? सामने रखी, शाबाश। जी, ये हमारा वॉल्यूम 1 पेज है 230, वॉल्यूम 1 पेज 230, केस स्टडी 1। क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट जिसके सामने इस वक्त पेज 230 नहीं है? सबके सामने है। अच्छा, मुझे बताइए, ये एग्जाम में केस स्टडी आई, सबसे पहले मुझे क्या करना है? रिक्वायरमेंट से मुझे पता चलेगा ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है। तो अभी तो आप आंखें बंद करके भी बता सकते हैं सर चैप्टर 4 का क्वेश्चन है, लेकिन बताइए रिक्वायरमेंट में किस लफ्ज से पता चला चैप्टर 4 का क्वेश्चन है? लफ्ज ऑडिटर ओपिनियन से। ओपिनियन का वर्ड को अंडरलाइन कीजिए। एग्जाम में भी इसी तरह जब ओपिनियन या रिपोर्ट का वर्ड होगा आपने उसको अंडरलाइन करना है, ठीक है? क्या क्वेश्चन पेपर पे अंडरलाइनिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो अंडरलाइन करना है इसको ताकि पता चले ये कीवर्ड है। इसके बाद ए कह रहा है ऑडिटर्स हैव नॉट बीन एबल टू फिजिकली वेरीफाई द इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कंस्टिट्यूट्स ए मटेरियल पोर्शन ऑफ द करंट एसेट्स ऑफ द कंपनी। जी बताइए, अप्रोच कहती थी हमें पहले इवैल्यूएट करना है, बताइए कि मिस स्टेटमेंट है या स्कोप लिमिटेशन है या दूसरे मैटर्स है?
स्कोप लिमिटेशन है। अच्छा, वो कहता है हम फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कर सके। अल्टरनेटिव प्रोसीजर की बात क्वेश्चन में नहीं कर रहा। क्या हमें सॉल्यूशन में अल्टरनेटिव प्रोसीजर की बात करनी चाहिए कि अगर अल्टरनेटिव प्रोसीजर से भी एविडेंस नहीं मिला तो फिर ये स्कोप लिमिटेशन है? बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन में वो खुद से कह दे कि आप ये प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सके और अल्टरनेटिव प्रोसीजर भी नहीं कर सके, बैकअप रिकॉर्ड वगैरह भी मौजूद नहीं है, तो फिर हम सॉल्यूशन में डायरेक्ट स्कोप लिमिटेशन लिख देंगे। फिर सॉल्यूशन में अल्टरनेटिव प्रोसीजर लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ क्वेश्चन में वो अल्टरनेटिव प्रोसीजर का जिक्र नहीं कर रहा, इसलिए बेहतर है कि सॉल्यूशन लिखते हुए हम लिखें दिस इज स्कोप लिमिटेशन इफ ऑडिटर इज अनएबल टू ऑब्टेन एविडेंस फ्रॉम अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स। ठीक है। इफेक्ट क्या है? दूसरा डिसीजन यही था ना, स्कोप लिमिटेशन मिस स्टेटमेंट, तो इफेक्ट बताना है। इफेक्ट क्वालिफाइड ओपिनियन नहीं है, इफेक्ट है मटेरियल है कि परवेसिव या इमटेरियल। कैसे पता चला मटेरियल है? अंडरलाइन कीजिए इस वर्ड को, मटेरियल को, ताकि पता चले ये की वर्ड है हमारे क्वेश्चन में। अब बताइए, पता चल गया मिस स्कोप लिमिटेशन है, पता चल गया मटेरियल है, ओपिनियन क्या होगा? क्वालिफाइड ओपिनियन। आगे लाजमी नहीं है, आई कैप का एग्जामिनर रिक्वायर नहीं करता, एसीसीए का एग्जामिनर रिक्वायर करता है, इसलिए आपके लिए ऑप्शनल है। लिखना चाहे तो लिख दे, नहीं लिखना चाहे तो कोई मसला नहीं। क्या आगे एक लाइन, ऑडिटर शैल एक्सप्लेन नेचर ऑफ स्कोप लिमिटेशन इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन। पढ़ा ना हमने, क्या ऑडिटर जब कभी मॉडिफाइड ओपिनियन देगा वो नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन में एक्सप्लेन करनी है। तो वो भी तो रिपोर्ट पे इफेक्ट आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो लिखना चाहे लिखे, नहीं लिखना चाहे कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ सुन ले, ये बात अब जहन में रखिएगा, टेक्निकली स्पीकिंग ओपिनियन में और रिपोर्ट में फर्क है। रिपोर्ट पूरा पेज, ओपिनियन उसका एक पैराग्राफ। केस स्टडी में, किसमें? ओपिनियन पे इफेक्ट पूछे या रिपोर्ट पे इफेक्ट पूछे, एक ही बात है। केस स्टडी में लिख लें, इसको लिख लें, केस स्टडी में ओपिनियन पे इफेक्ट पूछे या रिपोर्ट पे इफेक्ट पूछे, एक ही बात है। यानी दोनों सूरतों में अगर रिपोर्ट का कोई भी हिस्सा इफेक्ट हो रहा है हमने बताना है। ठीक है भाई, बात समझ आ रही? टेक्निकली स्पीकिंग, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, रिपोर्ट और ओपिनियन अलग वर्ड है। रिपोर्ट पूरा सफा, ओपिनियन उसका एक सेक्शन। लेकिन केस स्टडी में अगर वो हमसे पूछता है इफेक्ट और रिपोर्ट या पूछता है इम्पैक्ट ऑन ओपिनियन, एक ही बात है। पूरी रिपोर्ट में जिस जगह कोई मसला आ रहा है, इसका इफेक्ट आ रहा है, हम बताएंगे। ठीक है, किसी भी और पैराग्राफ में आ रहा है। जैसे अगर किसी ओपिनियन अनमोडिफाइड है लेकिन एमसीक्यू मैटर आ रहा है, तो क्या मैं बताऊंगा कि नहीं? बिल्कुल बताऊंगा। ठीक है, ये केस स्टडी का असूल समझने इसको। जी मेरे भाई, वो एक ही उसने मटेरियल कहने का बहाना बताया, तो एक ही बात होती। मटेरियल कह दिया ना उसने, तो मटेरियल ले लेंगे हम उसको। ठीक है, जो चीज वो खुद से क्लियरली कह दे तो हम उसको चैलेंज नहीं किया करते। पार्ट बी, द कंपनी हैज डिटरमिन्ड द यूजफुल लाइफ ऑफ व्हीकल्स टू बी 10 years over which they are depreciated. The auditors believe that this useful life is not justified. जी बताइए, 10 साल एस्टिमेट, 20 चेंज किया एस्टिमेट, ऑडिटर कह रहा है ये सही नहीं है, मिस स्टेटमेंट। एक स्टूडेंट कहने का नहीं सर मिस स्टेटमेंट तो सिर्फ काउंटिंग पॉलिसी में होती है। मैं कहा नहीं भाई, एस्टिमेट में भी होती है। किताब में जो एग्जाम्पल दी है उसमें उसने एग्जाम्पल काउंटिंग पॉलिसी की दी है, लेकिन वो लिस्ट 100% नहीं होती, उसके अलावा भी ऑप्शन पॉसिबल होती है, मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन पॉसिबल है। तो एस्टिमेट्स का रीजनेबल ना होना ये भी मिस स्टेटमेंट। डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड ही नहीं की, मिस स्टेटमेंट। रिकॉर्ड की, सही नहीं की, आधी की, ये भी तो मिस स्टेटमेंट है। ये यही केस है, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की लेकिन सही नहीं की। इफेक्ट बताया उसने कोई, तो क्या अज्यूम करूं, मटेरियल परवेसिव?
दोनों, इफ मटेरियल क्वालिफाइड, इफ परवेसिव तो डिस्क्लेमर। अच्छा सॉरी एडवर्स। सी 3% of total purchases are authorized by purchase officer rather than the purchase manager। मुझे नहीं पता ये परचेज ऑफिसर कौन होता है, क्या काम करता है, मुझे बाकी नहीं पता। मुझे नहीं पता परचेज मैनेजर कौन होता है, क्या काम करता है, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ के मुझे इतना पता चल रहा है कि जो काम जिसने करना था वो नहीं कर रहा, कोई और कर रहा है। यानी जो कंपनी की पॉलिसी प्रोसीजर वो डेविएट हो रहे हैं। वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल। तो वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल को रिपोर्ट में हम मेंशन करेंगे? नहीं मेंशन करेंगे, ठीक है। हाँ, ये ना मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिट, वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल है। ऑडिटर रिपोर्ट में कौन सा ओपिनियन देगा? अनमोडिफाइड। आगे अगर आपका दिल करे तो मैनेजमेंट लेटर वाला लाइन लिख दें कि ऑडिटर शैल रिपोर्ट दिस वीकनेस इन मैनेजमेंट लेटर। ऑडिट रिपोर्ट में नहीं बताएगा, लेकिन ना भी लिखे तो फिर भी ठीक है। जैसे वो मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन के केस में मॉडिफाइड ओपिनियन होता है, तो अगली लाइन मैंने आपको ऑप्शनल कह दिया कि ऑडिटर शैल एक्सप्लेन नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन इन बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ। दिल करे तो लिखे, ना दिल करे तो ना लिखे। फोर्थ, company is not complying with provisions of IS 2 inventories for valuation of inventory। misstatement आ गया। The company has misclassified capital expenditure on account of machinery as revenue expenditure। revenue expenditure अभी भी कैपिटलाइज कर दिया, ये भी misstatement हो गई। The company has not disclosed one of its long-term loans in the financial statement। वो बात समझ आई, नॉट कन्फाइंड टू सिंगल एलिमेंट। अब सामने आ गया खुल के पॉइंट वो, तो इसका इफेक्ट क्या है? तो ऑडिटर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देगा, एडवर्स, गलती होगी, एडवर्स ओपिनियन देगा, ठीक है, एडवर्स ओपिनियन नहीं। कभी कभी आप भी तो ऐसे ही करते हैं ना। चलिए, ये क्लियर हो गया एडवर्स, ये क्वेश्चन क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, आ जाए फिर। केस स्टडी 2, बताइए रिक्वायरमेंट में किस लफ्ज से पता चला ये चैप्टर, ये ऑडिट रिपोर्ट वाला क्वेश्चन, इसको अंडरलाइन कीजिए। पहली सिचुएशन, ईयर एंड कह रहे 31 दिसंबर है, डेट भी अहम होती है केस स्टडी में, डेट को भी अंडरलाइन कर लें। ड्यूरिंग द ईयर आयरन लिमिटेड हैज चेंज्ड इट्स पॉलिसी फॉर वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स फ्रॉम कॉस्ट मॉडल टू रीवैल्यूएशन मॉडल, चेंज इन काउंटिंग पॉलिसी। जी नहीं बताया ऑडिटर कनकर करता है कि नहीं, एग्री करता है कि नहीं, तो दोनों सिचुएशन लिखे। अगर ऑडिटर एग्री करता है अनमोडिफाइड ओपिनियन, लेकिन क्या रिपोर्ट का कोई और हिस्सा इफेक्ट हो रहा है? आपको मैंने कभी की ऑडिट मैटर की कोई एग्जांपल दी है? नहीं एग्जांपल दी, अभी लिख ले फिर। पहली एग्जांपल की ऑडिट मैटर की, चेंज इन काउंटिंग पॉलिसी, याद रखिएगा। पहली एग्जांपल क्या है कि ऑडिट, बाकी की एग्जांपल जब सेक्शन आएगा फिर डिस्कस करेंगे। तो की ऑडिट मैटर की पहली एग्जांपल क्या है? चेंज इन काउंटिंग पॉलिसी। तो अगर तो ये ऑडिटर एग्री करता है, मिस स्टेटमेंट नहीं, अनमोडिफाइड ओपिनियन प्लस की ऑडिट मैटर, चेंज इन काउंटिंग पॉलिसी पे क्या होता है? बोले जरा, की ऑडिट मैटर, बोले की ऑडिट मैटर। चेंज इन काउंटिंग पॉलिसी पे क्या होता है? की ऑडिट मैटर। अगर ऑडिटर एग्री करता है, अगर ऑडिटर एग्री नहीं करता फिर क्या होगा? फिर मिस स्टेटमेंट। मटेरियल है तो क्वालिफाइड ओपिनियन, परवेसिव है तो एडवर्स ओपिनियन। लेकिन याद रखें, प्रैक्टिकली दोनों पॉसिबिलिटी नहीं होंगी। ये नहीं होगा कि एक चीज को आपने रिपोर्ट के एक हिस्से में भी डाल दिया की ऑडिट मैटर में भी, और उसी चीज को रिपोर्ट के दूसरे हिस्से में भी डाल दिया, ठीक है, मॉडिफाइड ओपिनियन। ऐसे नहीं होता, वो एक चीज एक ही जगह पे आएगी। तो 2 क्लियर, 1 क्लियर हो गया। उसने नहीं बताया ऑडिटर एग्री करता है कि नहीं, दोनों ऑप्शन डिस्कस करने हैं। सेकंड,
ड्यू टू फायर इन द रिकॉर्ड रूम ऑफ टाइटेनियम लिमिटेड ऑल द रिकॉर्ड्स एंड बैकअप रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स, ट्रेड डेटर्स and stocks were destroyed and you are unable to perform audit procedure for verification of the balances. Not confined to single element. Pervasive fact. Adverse opinion ना? अच्छा disclaimer ठीक है sorry. Disclaimer of opinion आ गया. Third, during the planning stage of Coal Limited, it was noted that the system of internal control of the company is weak. This aspect was taken into consideration in determining the nature, timing and extent of audit procedure. Internal control weak है तो हमें ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन कर देना चाहिए, नहीं करना. अनमोडिफाइड ओपिनियन आएगा, बिल्कुल ठीक है. अनमोडिफाइड ओपिनियन अगर दिल करे तो एक लाइन लिख सकते हैं, क्या? मैनेजमेंट लेटर. मैनेजमेंट लेटर वाली बात दिल करे तो लिख सकते हैं, वरना लाजमी नहीं. 4 आज के लेक्चर का पॉइंट है, हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करना है. इसको पेंडिंग कर दें, आज के लेक्चर के बाद घर जाके पढ़िएगा, इसको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा. वॉल्यूम 1 तो हो गया खत्म. अब लेक्चर की तरफ चलें, आज के फ्रेश लेक्चर की तरफ. नहीं अभी नहीं मेरे भाई, वॉल्यूम 2 की केस स्टडीज मौजूद है, असाइनमेंट के तौर पे वो भी दी थी. वॉल्यूम 2 भी सामने रखिए और जो रिटन फॉर्म में आपने अटेम्प्ट किया केस स्टडी वो भी सामने रखें, ताकि मुझे पता चले किसने केस स्टडी अटेम्प्ट किया और किसने नहीं की. और ये जो भाई हंस रहे हैं ना, आपने अगर वॉल्यूम 1 वाली जो केस स्टडी अटेम्प्ट किया वो सामने रखी ना, तो आपको क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा. हाँ जी, वॉल्यूम 2 ओपन करें और उसके साथ वॉल्यूम 2 वाली केस स्टडीज और भाई कल केस स्टडीज दी थी, यहाँ लिखी थी, हैरान क्यों हो रहे हैं? जैसे आज लिखी हुई ना, आज की होम असाइनमेंट, क्या आपने घर जाके ऑडिट का ये काम करना है, जैसे आज लिखा हुआ है ना उसी तरह कल भी लिखा हुआ था. कल रेड में लिखा हुआ था, आज उसने कलर चेंज कर दिया शायद, लेकिन लिखा हुआ था कल भी होम असाइनमेंट जी. तो कोई बात है भाई, फिर भी नजर तो आ रहा है ना, ब्लाइंड तो नहीं है ना जी. पहला कौन सा क्वेश्चन था हमारा? क्वेश्चन 9 जी. क्वेश्चन 9 में कितने स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर हो गया. ये सिंपल. वो कह रहा है वो कोई वायरस आया, सारा रिकॉर्ड जल गया, स्कोप लिमिटेशन हो गई. ठीक है, परवेसिव, वो सारा काउंटिंग रिकॉर्ड ही जल गया, कुछ भी बाकी नहीं बचा, परवेसिव ही होगा. क्वेश्चन 10, इसमें कोई प्रॉब्लम? 10 में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं. चले सारा कंपनी ए भी पढ़ लेते हैं, ए रह गई है. सब्सिक्वेंट टू ईयर एंड डाटा फ्रॉम होम सिग्निफिकेंट बैलेंसेस जो इनिशिएटेड वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग. मेरा ख्याल यह है कि ये तो अगले साल की ट्रांजैक्शन है, अगले साल में रिकॉर्ड, इस साल कोई फर्क नहीं पड़ेगा. नहीं, मेरा ख्याल गलत है, ये एडजस्टिंग इवेंट है, इसको इस साल एडजस्ट होना है. एडजस्टिंग इवेंट आपको बताया हमने 3-4 कौन कौन से टेस्ट करता है. कंपनी बी, company is a shipping line with more than 6 ships at its assets. Subsequent to the year end, one of its high value ship carrying huge stock for other parties sank in high seas. वो कहता है कश्ती थी, जहाज था, गहरे समंदर में, गहरे पानियों में डूब गया. अब बताइए, ये भी अगले साल का इवेंट है, तो मेरा ख्याल है अगले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आना चाहिए, इस साल तो नहीं आना चाहिए. नहीं, इस साल आना चाहिए, सब्सिक्वेंट इवेंट आते हैं. लेकिन ए में और बी में क्या फर्क है? ए एडजस्टिंग है और बी नॉन एडजस्टिंग है. एडजस्टिंग है तो अमाउंट्स एडजस्ट होती हैं, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है तो क्या होता है? तो बताइए आप कंपनी को क्या सजेशन देंगे? ए में तो सजेशन दे दी हमने, एडजस्ट कर दो इनको, और नहीं एडजस्ट करता तो फिर मिस स्टेटमेंट है, इफेक्ट के लिहाज से ओपिनियन दे देंगे. मटेरियल है तो क्वालिफाइड, परवेसिव है तो एडवांस. बी में डिस्क्लोज किया तो अनमोडिफाइड ओपिनियन, और डिस्क्लोज नहीं किया तो मिस स्टेटमेंट. ठीक है, उस सूरत में उसी तरह इफेक्ट को देखें. कंपनी सी,
वो कह रहा है कि आपने ये एंड है 31 दिसंबर और डेट एग्री कर ली ऑडिट फाइनल करने की 4 जनवरी। शाबाश। वो कह रहा है अच्छा यहां पे कहानी में एक और ट्विस्ट क्या आया कि क्लाइंट ये कहता है कि जी हमने ये एंड पे कोई हैवी सेल की, आपने उससे कहा भाई डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, उसने कहा सर डॉक्यूमेंट्स जो है वो अभी अवेलेबल नहीं है, कोई सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक है, तो वो 4 जनवरी ऑडिट रिपोर्ट के बाद ही अवेलेबल होंगी, बाद अवेलेबल होंगी। अब बताइए हमें कंपनी को क्या सजेशन देनी चाहिए? वो कहता है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। हम कंपनी को एक सजेशन तो ये दे सकते हैं कि अच्छा चलो ऐसा करो, स्कैन करके भिजवा दो। जो फैक्ट्स वगैरह होती है कंपैरेटिवली लेस रिलायबल होती है, लेकिन कुछ ना कुछ एविडेंस हमें उसे मिल जाता है। इससे पहले भी वो केस बना था जिसमें वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ही जिक्र कर रहा था, ठीक है, उसमें भी हमने उसे इसी तरह सजेस्ट किया था। तो इलेक्ट्रॉनिकली सेंड कर सकता है। नहीं, दूसरी सजेशन क्या है कि डेट एक्सटेंड कर दो, फिर जब जो भी उधर धरना वगैरह है जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद फिर हमें डॉक्यूमेंट्स दिखा के रिपोर्ट ले लेना। अगर ये भी नहीं तो फिर क्या करना है? स्कोप लिमिटेशन, यानी अल्टरनेटिव प्रोसीजर की पहले कोशिश की हमने, नहीं मिला, फिर तो स्कोप लिमिटेशन ही होगी मेरे भाई। मटेरियल है तो ये मेंशन किया उसने मटेरियल के परवेसिव है, तो फिर दोनों ऑप्शन डिस्कस करें। जी बिल्कुल। बी वाली एग्जांपल समझ आई आपको? चलिए ए और बी में फर्क ज़हन में रखिएगा। ए एडजस्टिंग इवेंट है और बी नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। देखिए मैंने आपको अपनी जजमेंट लगाने से मना किया है। वो जो आपको ये 6-7 पॉइंट बताए थे वो किस वजह से बताए थे? उन्हीं रूल्स के मुताबिक आपने डिसीजन करना है। अपनी तरफ से जजमेंट ना लगाएं कि 50 लाख की अमाउंट है तो वो परवेसिव होगी, हो सकता है कंपनी 50 अरब की हो, उसके लिए इमटेरियल हो। अपनी जजमेंट ना लगाएं, जिन रूल्स के मुताबिक आपको सिखाया गया है उन्हीं के मुताबिक डिसीजन करना है। इमटेरियल है, मटेरियल है या के परवेसिव है। जी 10 के अलावा क्वेश्चन 11 में कोई प्रॉब्लम? 11 था, 11 में कोई प्रॉब्लम? पार्ट कौन सा? फर्स्ट पहला पार्ट, प्रेजेंटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एज लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म शो कर दिया, अमाउंट ठीक है, बैलेंस शीट का टोटल भी ठीक है, क्या मिस स्टेटमेंट है? बिल्कुल है। मिस स्टेटमेंट की डेफिनेशन में भी था। मिस स्टेटमेंट अमाउंट्स में भी हो सकती है, प्रेजेंटेशन में भी हो सकती है, डिस्क्लोजर में भी हो सकती है। तो अगर आप ये क्लासिफिकेशन गलत करते हैं तो आपने सही तरीके से प्रेजेंट नहीं किया, ये मिस स्टेटमेंट है। जी और कोई इशू? सेकंड, देयर आर सर्टेन इंडिकेशंस दैट द कंपनी मे नॉट बी अ गोइंग कंसर्न। सर्टेन इंडिकेशंस हैं कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है। हाउएवर मैनेजमेंट हैज एडिक्वेट प्लान्स टू मिटिगेट सच प्रॉब्लम्स। लेकिन मैनेजमेंट के पास कुछ प्लान है। अब देखिए इश्यूज हैं लेकिन मैनेजमेंट कह रही है कि हम इनको डील कर लेंगे। जैसे फर्स्ट कीजिए, हो सकता है किसी लोन की ड्यू डेट है जो करीब आ गई है और कंपनी की निगोशिएशन चल रही है बैंक के साथ। अभी बात अगर तो देखे बैंक बैलेंस शीट डेट पे ओके कर दे, ठीक है सर आपको 2 साल और दिए, लोन एक्सटेंड कर दिया, गोइंग कंसर्न पे कोई इशू नहीं। अगर बैलेंस शीट डेट पे बैंक ये कहे कि हमने एक्सटेंशन नहीं करनी, लोन वापस चाहिए, गोइंग कंसर्न नॉट अप्रोप्रिएट हो गई। लेकिन अगर अभी निगोशिएशन चल रही है तो फिर ये कौन सी सिचुएशन है? 50-50 वाली। यानी इश्यूज हैं लेकिन मैनेजमेंट उनसे लड़ भी रही है, उनको हैंडल करने की कोशिश कर रही है, प्लान है मैनेजमेंट के पास। बताइए इसमें हमें क्या कुछ करना चाहिए? क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये इशू डिस्क्लोज होंगे कि नहीं? अगर डिस्क्लोज होंगे, अगर मैनेजमेंट ये गोइंग कंसर्न इशू डिस्क्लोज नहीं करती तो मिस स्टेटमेंट होगी। अगर डिस्क्लोज नहीं करती मिस स्टेटमेंट होगी, आइदर क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा। और अगर मैनेजमेंट इन इश्यूज को डिस्क्लोज कर देती है फिर क्या होगा? कर दे, मिस स्टेटमेंट नहीं है, अनमोडिफाइड ओपिनियन। लेकिन सोचें रिपोर्ट का कोई और सेक्शन फैक्ट होगा? हाँ, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न वाला याद आया, वो भी एक रिपोर्ट में सेक्शन था। जी 2 को हाईलाइट कीजिए पॉइंट, इसको दोबारा घर जाके देखिएगा, ये अहम है। इसी तरह 10 के ए और बी को भी
और कोई क्वेश्चन? 12 में कोई प्रॉब्लम? 12 था कि नहीं था? 12 में कोई इशू? कोई इशू नहीं है। तो कंपनी के खिलाफ लीगल केस था प्रोविजन रिकॉर्ड की, ईयर एंड के बाद कंपनी जीत गई। क्या प्रोविजन रिवर्स करना बनती है? क्यों? एडजस्टिंग इवेंट है। लीगल केस का डिसीजन ईयर एंड के बाद आना एडजस्टिंग इवेंट है कि नहीं? और लिस्ट में ये भी था, एडजस्टिंग इवेंट की लिस्ट में। ये मेरे भाई मुझे बताइए, एडजस्टिंग इवेंट की लिस्ट पूरी किताब में कहां पे मौजूद है? कुछ नहीं पता। अच्छा, पढ़ा होना तो, याद होना तो दूर की बात है, ये भी नहीं पता है था जी, भूल जाता, कोई बात नहीं। देखिए, इसको रिवाइज करना होता है। असूल ये होता है कि आपने घर जाके जो कुछ आज का लेक्चर है वो तो आपने पढ़ना ही है, साथ में प्रीवियस कंसेप्ट भी रिवाइज करने हैं। और ये जो आपको गैस कीजिए, ये जो एक हफ्ते के बाद एक दिन आता है इतवार का, छुट्टी होती है, इसमें आपने क्या करना होता है भला? इसमें रिवीजन करनी होती है। जी, रिवीजन नहीं करेंगे, नेचुरल है। कोई भी सुपरमैन का दिमाग लेके पैदा नहीं होता, वो भूल जाता है। हम इंसान है, हम खुद टीचर भी भूल जाते हैं। ठीक है, तो तरीका क्या होता है? हर रोज रिवाइज करना होता है। हर रोज ना कर सके, कम से कम हर हफ्ते रिवाइज करना है, वरना बाकी भूल जाएगा। जी 13, क्वेश्चन 13 था असाइनमेंट में। 14 में कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इसको क्लोज कर देते हैं। अब आते हैं आज के लेक्चर की तरफ। अटेंटिव होके सुनिएगा आज का लेक्चर, ये भी लेक्चर का हिस्सा ही था। देखें, मैंने आपको पहले बताया, ऑडिट जो है ये पढ़ने से नहीं आता, करने से आता है। तो अगर आप सिर्फ थ्योरी याद करते जाएंगे, केस स्टडी की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप ऑडिट पास नहीं कर सकते, ऑडिट को समझ भी नहीं सकते ऑडिट चीज क्या है। इसको आपको केस स्टडी की प्रैक्टिस लाजमी करनी होती है, इसलिए आइंदा भी हम केस स्टडी की प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो आपने ये अज्यूम नहीं करना कि अगर हमने आज केस स्टडी की प्रैक्टिस की आधे लेक्चर में तो वो टाइम जाया गया। नहीं नहीं, असल में तो केस स्टडी की प्रैक्टिस के लिए दूसरे कंसेप्ट सीख रहे हैं। एग्जाम में पास और फेल होने वाला स्टूडेंट रट्टे वाले क्वेश्चन डिसाइड नहीं करते, बल्कि केस स्टडी डिसाइड करते हैं। भाई तूने क्या शुरू किया हुआ है, क्या मसला क्या मेरे भाई? मैं इधर कलप रहा हूं, उधर कलप रहा है। अच्छा, मुझे तो पैसे मिलते हैं कलपने के, तुम्हें क्या मसला है? जी, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं एम्फेसिस ऑफ मैटर। देखिए, कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट सुनिए पहले। क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि कोई मैटर, कोई इशू ना तो मिसस्टेटमेंट है और ना ही स्कोप लिमिटेशन, लेकिन फिर भी वो यूजर्स को बता देना बेहतर है? तो बिल्कुल है साहब इशू। अगर तो मिसस्टेटमेंट, स्कोप लिमिटेशन हो, फिर तो मसला कोई नहीं, हम ओपिनियन मॉडिफाई कर देते हैं। लेकिन अगर वो इशू ना तो मिसस्टेटमेंट है ना ही स्कोप लिमिटेशन है, यूजर्स को बता देना बेहतर है। यूजर के लिए बहुत अहम बात है, बता दे बेहतर। तो कैसे बताएं फिर? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड हमें इस बात का जवाब देते हैं। वो कहते हैं इसके लिए आप फिर 2 पैराग्राफ हैं, एम्फेसिस ऑफ मैटर और अदर मैटर, इनमें से कोई एक सेलेक्ट करना है। कब सेलेक्ट करना है? जब कोई मैटर ना तो मिसस्टेटमेंट होगी ना ही स्कोप लिमिटेशन, लेकिन फिर भी यूजर्स के लिए बहुत अहम है, उन्हें बता देना बेहतर है। कैसे बता सकते हैं? एम्फेसिस ऑफ मैटर और अदर मैटर। इसका मतलब है एम्फेसिस ऑफ मैटर और अदर मैटर के बारे में एक बात तो हमें समझ आ गई जो कॉमन है, क्या? कि ये कभी भी मिस स्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन नहीं है। ये बाकी कुछ भी हो सकते हैं, मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन नहीं है। अब कंसेप्ट के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। तो फिर एम्फेसिस ऑफ मैटर और अदर मैटर में क्या फर्क है? ठीक है, कॉमन दोनों में, एम्फेसिस ऑफ मैटर अदर मैटर में कॉमन चीज क्या है? ना मिस स्टेटमेंट ना स्कोप लिमिटेशन। भाई दोनों में फर्क क्या है?
एक रफ सा फर्क सुन लीजिए। एम्फेसिस ऑफ मैटर रिलेट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और अदर मैटर रिलेट करता है ऑडिटर से। ये रफ सा फर्क। अब डिटेल डिफरेंस देखते हैं। आज के लेक्चर में हम सिर्फ एम्फेसिस ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे और कल के लेक्चर में हम अदर मैटर के बारे में पढ़ेंगे। अब देखते हैं एम्फेसिस ऑफ मैटर क्या, वो क्या बताता है। कहते हैं एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इज इंक्लूडेड इन ऑडिटर्स रिपोर्ट इफ ऑडिटर कंसीडर्स इट नेसेसरी टू ड्रॉ यूजर अटेंशन टू ए मैटर विच इज डिस्क्लोज्ड in financial statement and that is fundamental for users understanding of financial statements provided matter is not a key audit matter and does not require modification in opinion। कुछ समझ आई आपको? यानी क्या कह रहा है एम्फेसिस ऑफ मैटर क्या है भाई? समझाया तो है नहीं अभी मैंने, तो सिर्फ डेफिनेशन आपके सामने रखी है, तो इतनी जल्दी ना समझा करे मेरे भाई। कहता है एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इंक्लूड किया जाएगा रिपोर्ट में। कब? जब ऑडिटर जरूरी समझेगा। यहां तक नॉर्मल बात कर रहा है। पहले दिन क्या जरूरी समझेगा? टू ड्रॉ के यूजर्स की तवज्जो दिलानी है, यूजर्स की तवज्जो दिलानी है। टू ड्रॉ यूजर अटेंशन किस तरफ? टू ए मैटर विच इज डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक ऐसे मैटर की तरफ जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज्ड है। यूजर्स की तवज्जो दिलानी है किसकी तरफ? ऐसे मैटर्स की तरफ जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज है। भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो 200 मैटर डिस्क्लोज है, क्या हर मैटर पे तवज्जो दिलानी है? नहीं 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 नहीं, उस मैटर की तरफ जो सबसे अहम है उनमें से यूजर्स के लिए, विच इज फंडामेंटल फॉर यूजर्स अंडरस्टैंडिंग, विच इज फंडामेंटल। भाई बाकी के डिस्क्लोजर, सारे डिस्क्लोजर फंडामेंटल थोड़ी होंगे, तो कहता है एक आधा डिस्क्लोजर जो फंडामेंटल है उस पर तवज्जो दिलाओ। किस लिए? टू यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ताकि यूजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से समझ सके। इसके बगैर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से समझ नहीं सकेंगे। ठीक है, फिर सुन लीजिए कीवर्ड्स क्या हैं। एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इज इंक्लूडेड इन ऑडिटर्स रिपोर्ट इफ ऑडिटर कंसीडर्स नेसेसरी टू ड्रॉ यूजर अटेंशन टू ए मैटर व्हिच इज डिस्क्लोज्ड in financial statement and that is fundamental for user understanding of financial statement। यानी डिस्क्लोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिस्क्लोजर में से वो डिस्क्लोजर जो सबसे ज्यादा अहम है, फंडामेंटल है, वो जब हम यूजर की तवज्जो दिलाना चाहें तो कैसे दिला सकते हैं? एम्फेसिस ऑफ मैटर के जरिए। अब बताइए एक मैटर बहुत ही फंडामेंटल है लेकिन वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं है, क्या एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इंक्लूड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? वो डिस्क्लोज ही नहीं। एम्फसाइज किसको करना है? एम्फसाइज किसको करना है? मैं आपसे अगर ये कहूं कि भाई यहां पे जो मैंने तस्वीर बनाई है उसको जरा गौर से देखें, अगर सर कौन सी तस्वीर बनाई है? इधर तो कोई तस्वीर ही नहीं है। तो अगर कोई चीज मौजूद ही नहीं उस पे आप देख सकते हैं, उसको गौर से देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो जो डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मौजूद ही नहीं उसको एम्फसाइज किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। इसीलिए इसने कहा डिस्क्लोज पे जोर इसीलिए मैंने दिया था कि वो मैटर जिसमें एम्फेसिस मैटर दिया जा रहा है वो लाजमी डिस्क्लोज होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइडेड। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, वैसे यहां पे डेफिनेशन पूरी होगी थी लेकिन प्रैक्टिस में चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो एक दो काम ऐसे कर रहे थे कि उन्हें डेफिनेशन आगे लेके जाना पड़ेगा। प्रोवाइडेड मैटर डज नॉट रिक्वायर मॉडिफाइड ओपिनियन, कि मैटर कोई मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि अगर कोई मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन हुई तो मॉडिफाइड ओपिनियन में जाएगा, इधर थोड़ा ही आएगा एम्फेसिस मैटर में। प्रोवाइडेड मैटर इज नॉट ए की ऑर्डर मैटर, वो की ऑर्डर मैटर भी नहीं है। क्यों? अगर वो कोई की ऑर्डर मैटर होता तो की ऑर्डर मैटर में जाएगा, एम्फेसिस मैटर में थोड़ा ही आएगा। अभी आपने ये सवाल जहन में ना आए कि अच्छा फिर की ऑर्डर मैटर क्या होते हैं और क्या फर्क है दोनों में, वो जब टॉपिक आएगा उस वक्त समझाऊंगा। अभी एम्फेसिस ऑफ मैटर समझ आया? वो मैटर जो फाइनेंशियल में डिस्क्लोज्ड है, फंडामेंटल है, उसको हम एम्फेसिस मैटर के जरिए से बताते हैं। शर्त क्या है? ना तो उसकी वजह से ओपिनियन मॉडिफाई होना चाहिए और ना ही की ऑर्डर मैटर। अब सुनिए
किस वजह से उन्होंने ये 2 पॉइंट ऐड किए। एक एग्जांपल है, रियल एग्जांपल पाकिस्तान की, आई कैप ने एक दफा न्यूज लेटर में एग्जांपल दिए थे। देखा क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करने गए, एक ऑडिट रिपोर्ट देखी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्लाइंट ने क्या लिखा कि उन्होंने फिक्स एसेट्स पे सिर्फ 6 महीनों की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया, 6 महीनों की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड ही नहीं की। और ऑडिटर ने रिपोर्ट में क्या लिखा, एमसीज ऑफ मैटर पैराग्राफ इंक्लूड कर दिया कि ये 6 महीनों वाला जो इशू है इसको गौर से पढ़ लो। तो बताइए क्या ऑडिटर ने सही किया? नहीं किया। उस पे एमसीज ऑफ मैटर थोड़ा ही आना था, उस पे तो ओपिनियन मॉडिफाई होना था। इसीलिए उसने कहा भैया एमसीज ऑफ मैटर देते हुए ध्यान रखना, जिसमें मॉडिफाइड ओपिनियन आना है उसमें मॉडिफाइड ओपिनियन देना, एमसीज ऑफ मैटर ना देना। जिसपे की ऑडिट मैटर आना है उस पे की ऑडिट मैटर देना, मॉडिफाइड ओपिनियन ये एमसीज ऑफ मैटर ना देना। मिक्स नहीं करना, मिक्स नहीं करना। डेफिनेशन समझ आई? आपने कहा सर डेफिनेशन तो समझ आ गई, थोड़ी थोड़ी याद भी हो गई। एग्जाम अगर 2 नंबर 3 नंबर के साथ पूछेगा छाप देंगे, बेफिक्र रहें। लेकिन ये बताइए अगर उसने रिपोर्ट की केस स्टडी में पूछ लिया तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि किस सिचुएशन में हमने एमसीज ऑफ मैटर पैराग्राफ देना है, किस पे नहीं देना। उन्होंने कहा एग्जाम्पल दे दीजिए। मैंने कहा लिए लीजिए एग्जाम्पल, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 एग्जाम्पल, तसल्ली के साथ समझ नहीं है। पहली एग्जाम्पल, इफ देयर इज एक्सेप्शनल लिटिगेशन, कोई बहुत बड़ा केस है और रेगुलेटरी एक्शन या कंपनी के खिलाफ कोई रेगुलेटरी एक्शन, रेगुलेटर ने कोई एक्शन जो है वो इनिशिएट कर दिया, इन्वेस्टिगेशन चल रही है एसटीसीपी की, एफबीआर किसी की भी, तो उसमें एमसीज ऑफ मैटर आएगा। यानी अगर कंपनी के खिलाफ एक्सेप्शनल लिटिगेशन चल रहा है, बहुत बड़ा केस चल रहा है, जो अगर कंपनी हारी तो शायद कंपनी जो है उसको प्रॉब्लम आए बड़ी, तो हम क्या करेंगे, हम यूजर्स की तवज्जो दिला देंगे, मुश्तरी होशियार बाश, शेयर खरीदने वाले ध्यान से पढ़ लें इसको, ये ना हो उधर वो शेयर खरीदे इधर कंपनी के खिलाफ फैसला आ जाए, शेयर की प्राइस 0 हो जाए। एमसीज ऑफ मैटर दे देना चाहिए कि नहीं एक्सेप्शनल लिटिगेशन के केस में, या कंपनी के खिलाफ कोई रेगुलेटरी एक्शन पेंडिंग है। नॉर्मली जो टैक्स के इश्यूज होते हैं ना रूटीन वाले, हर बंदे के साथ, कंपनी छोड़ इंडिविजुअल का भी झगड़ा चल रहा होता है एफबीआर के साथ, उन पे एमसीज ऑफ मैटर नहीं आता। लेकिन अगर एफबीआर किसी कंपनी के खिलाफ कोई बहुत बड़ी तहकीकात शुरू कर दे, ठीक है, रेगुलेटरी एक्शन, उस पे एक्सेप्शनल बड़े वाले केसेस पे, फिर उसके ऊपर एमसीज ऑफ मैटर पैराग्राफ इंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा अब स्टूडेंट यहाँ पे कहता है सर पढ़ा तो दिया आपने एक्सेप्शनल लिटिगेशन होगी तो एमसीज ऑफ मैटर पैराग्राफ आएगा। भाई एग्जाम में कैसे पता चलेगा ये जो लिटिगेशन एक्सेप्शनल है कि नहीं? याद रखिएगा एग्जाम में जो भी लिटिगेशन आ गई वो एक्सेप्शनल है। एग्जाम में जो अभी जिंदगी आसान होगी कि नहीं होगी? तो हंस दे भाई, इतना सीरियस क्यों बैठा है? नहीं मैंने कोई बहुत मुश्किल चीज पढ़ा दी। तो एक्सेप्शनल लिटिगेशन, एग्जाम में जो भी लिटिगेशन एक्सेप्शनल लिटिगेशन है, डिस्क्लोज नहीं किया हुआ तो क्या करेंगे? डिस्क्लोज नहीं किया हुआ तो मिस स्टेटमेंट है, ओपिनियन मॉडिफाई होगा। डिस्क्लोज किया हुआ है तो भैया एग्जांपल समझ आ गई। अगली सुने, अर्ली एप्लीकेशन ऑफ न्यू काउंटिंग स्टैंडर्ड दैट हैज मटेरियल इफेक्ट। आपने अगर कभी कोई काउंटिंग स्टैंडर्ड ओरिजिनल आईएफआरएस बुक में से देखा हो तो हर स्टैंडर्ड के साथ एक उसकी एप्लीकेशन डेट होती है कि ये स्टैंडर्ड इस दिन से अप्लाई करना लाजमी है। ठीक है, वो जब भी कोई नया स्टैंडर्ड आता है ना वो 2-3 साल का पीरियड देते हैं आईएसबी वाले कि आप वो कि ये स्टैंडर्ड इसी साल से अप्लाई ना करें, 3 साल के बाद अप्लाई करना लाजमी होगा, अभी लाजमी नहीं है। 3 साल 2 या 3 साल का पीरियड क्यों देते हैं? ताकि जो प्रैक्टिस में लोग हैं वो अच्छे तरीके से स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट को समझ लें, इसकी इची बिची जब समझ लेंगे उसके बाद अप्लाई करना शुरू करेंगे। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, प्रैक्टिस में जो लोग होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे बड़े शार्प होते हैं, उन्हें पहले से ही पता होता है, जैसे स्टैंडर्ड आता है हफ्ते 10 दिन के अंदर पता चल जाता है ये क्या कह रहा है, इसकी ऊंच नीच क्या है। अच्छा स्टैंडर्ड में लिखा होता है अप्लाई एप्लीकेशन रिक्वायर्ड है 3 साल बाद, फिर कहता है अगर आप पहले अप्लाई कर लेना इसकी भी इजाजत है, पहले अप्लाई कर लें। अब मुझे बताइए प्रैक्टिस में चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठा है, नया स्टैंडर्ड आया,
उसे 10, 12, 15, 20 दिन में पता चल गया ये क्या कह रहा है, वो कैसे डिसाइड करेगा कि मुझे अभी अप्लाई करना है या मुझे 3 साल के बाद करना है? वो प्रॉफिट को सामने रखता है, कहता है अगर फायदा है ना अर्ली अप्लाई करने में, इसको अप्लाई कर दो। अगर तो प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा होगा वो अर्ली अप्लाई कर देगा, अगर अर्ली अप्लाई करने से प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा होगा वो कहेगा नहीं नहीं बाद में करेंगे। अब मुझे बताइए, अगर इस साल काउंटिंग स्टैंडर्ड अर्ली अप्लाई किया, उससे प्रॉफिट मटीरियली इंक्रीज हो गया, तो हमें क्या शेयर होल्डर्स को बता देना चाहिए भैया ये जो तुम्हें इतना ज्यादा प्रॉफिट नजर आ रहा है ना, इसमें मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस का कोई अमल दखल नहीं है, ये तो काउंटिंग स्टैंडर्ड की एडजस्टमेंट की वजह से प्रॉफिट बढ़ा है। बताइए हमें ये बता देना चाहिए कि नहीं? कैसे बताएंगे? एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ के अंदर। अगली एग्जांपल, मेजर डिजास्टर सिग्निफिकेंटली इफेक्ट एंटिटीज फाइनेंशियल पोजीशन। मेजर डिजास्टर सिग्निफिकेंटली इफेक्ट एंटिटीज फाइनेंशियल। ये डिजास्टर क्या होता है? आग लग गई, जलजला आ गया, सैलाब आ गया, तूफान आ गया, तबाही फिर गई किसी भी तरीके। कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन किसको कहते हैं भला? बैलेंस शीट इफेक्ट हुई, इसका मतलब क्या है? एसेट डिस्ट्रॉय हो गए। अच्छा मुझे बताइए, अगर जलजला तबाही साल के दौरान आए, एसेट्स पे बैलेंस शीट पे असर पड़ेगा? असर पड़ेगा? बैलेंस शीट पे एसेट तो तबाह हो गए, जल गए, आग लग गई। अगर तबाही आए ईयर एंड के बाद, सब्सिक्वेंट इवेंट, क्या तब फाइनेंशियल पोजीशन पे इफेक्ट होगा? उसमें अगली भी होगा, जिसका ऑडिट कर रहे हैं उस पर तो नहीं, मैं उसी का पूछ रहा हूं जिसका ऑडिट कर रहे हैं। नहीं होगा ना, इसीलिए उसके लिए अगला पॉइंट उन्होंने दे दिया। उन्होंने कहा अगर साल के दौरान में कोई बड़ा डिजास्टर हो जाए जिससे ऐसा डिस्ट्रॉय हो जाए, कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच गया, इस पे भी एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ दो। और अगर यही काम ईयर एंड के बाद हो, अगर यही काम ईयर एंड के बाद हो तो फिर उस पे भी एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ दो। फर्क क्या है दोनों में? ये वाला एडजस्ट, ये तो एडजस्ट हो चुका होगा, ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा। ठीक है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा। आपको याद है अभी हमने कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी वाला क्वेश्चन किया था, वॉल्यूम 2 में क्वेश्चन 10 था शायद। उसमें मैंने कहा था बी को खास तौर पे पढ़ना है। बी में क्या हुआ था? गहरे पानियों में कश्ती डूब गई थी, जहाज, नॉन एडजस्टिंग इवेंट था। जरा बताइए तीसरे वाला सिचुएशन थी कि चौथे वाली सिचुएशन थी? चौथे वाली। तो अगर तो मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज कर दिया है अनमोडिफाइड ओपिनियन, विद नॉन एडजस्टिंग इवेंट डिस्क्लोज करना होता है ना अनमोडिफाइड, लेकिन साथ ही क्या करना था? एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ देना था यूजर्स को। भाई अपना माइंड बना लो, इस साल तो प्रॉफिट नजर आ रहा है, अगले साल प्रॉफिट नीचे, क्योंकि अब ये इवेंट हो चुका है। रिकॉर्ड अगले साल होगा, बता पहले देते हैं। भाई समझ आया दोनों में फर्क? अगर ईयर एंड के बाद आग लग गई, एसेट जल गए, मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज कर दिया, तो क्या करना है? एमसीक्यू मैटर। आखिरी एग्जांपल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट रिपोर्ट आर रिवाइज्ड आफ्टर इशुएंस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू कर दी, ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी, बाद में पता चला गलती थी उनमें, क्या करें? चुप करके बैठ जाएं कि चलो जो होना था हो गया, मिट्टी पाओ, ऐसे करें? नहीं 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 भाई, हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवाइज करके, ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज करके उनको दोबारा भेजनी चाहिए, दोबारा। लेकिन क्या उनको बता देना चाहिए कि दोबारा क्यों भेज रहे हैं? कैसे बताएंगे? डेफिनेशन समझ आ गई, एग्जाम्पल समझ। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो वो आपसे रट्टे वाले क्वेश्चन में पूछ लेगा, भैया 3-4 एग्जाम्पल बता दो जब एमसीक्यू मैटर दिया जाता है, लेकिन नॉर्मली ऐसे होगा नहीं, वो केस स्टडीज में पूछेगा आपसे। तो पता चल गया कहाँ एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ देना है। अब सुने प्रेजेंटेशन, ये फैसला कर लिया एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ देना है।
रिपोर्ट में कैसे देंगे भाई? आज का काम कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। पता 5 मिनट के अंदर कंप्लीट आइए, 5 मिनट से ज्यादा का काम नहीं, अगर तसल्ली से सुन लेंगे। क्योंकि एक होता है ऑडिट करना, एक होता है ऑडिट फुड़काना, वो फर्क है। दोनों काम हमने सीखे होते हैं, हमें दोनों काम आते हैं। हाँ, तो ऑडिट फुड़कवाएं ना मेरे से, ऑडिट करवाएं। कहते जो रिपोर्ट में आपने एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ देना है, आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा, लेकिन अभी बता रहे हैं आपको। क्या आपने 3 चीजें रिपोर्ट में शामिल करनी है, एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ में शामिल करनी है। आपके एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ में 3 चीजें हैं, आपका एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ परफेक्ट है। नहीं है तो एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ भी फारिग है और आप भी फारिग है। अब इसमें 3 चीजें कौन सी होनी चाहिए? रेफरेंस, किसका रेफरेंस? नोट्स ऑफ द अकाउंट्स का। जिस जगह पे एम्फेसिस दे रहे हैं जिस मैटर को, रेफरेंस है। मैटर बताएं क्या है? अच्छा, मैटर को यहां ब्रीफली हल्का सा बताना है, क्योंकि पूरे का पूरा तो वो नोट्स में जाएगा ना। ट्रेलर दो मैटर का और बताओ पूरी फिल्म कहां चलेगी? नोट्स में। और फिर उसको कहो भाई आपकी मेहरबानी ये एमसीक्यू मैटर है, ओपिनियन मॉडिफाई नहीं किया हमने। आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। ये ना समझ लो हमने ये मॉडिफाइड ओपिनियन दिया है। जैसे ऑडिटर मॉडिफाइड ओपिनियन एमसीक्यू मैटर की गलती कर सकता है जो हमने नहीं करनी, उसी तरह यूजर भी तो कर सकता है। तो कह रहा है यूजर भाई बात सुनो, मैटर जिसके ऊपर हम एमसीक्यू मैटर दे रहे हैं वो ये है। हल्की सी झलक दिखाई, फिर उसके बाद रेफरेंस के नोट्स ऑफ अकाउंट्स में कहां पे कंप्लीट डिस्क्लोजर अवेलेबल है, और एंड पे आखिरी लाइन क्या लिखी। अब देखते हैं आगे ड्राफ्टिंग की एग्जांपल है। क्या आप हमसे ड्राफ्टिंग करवा सकता है? बिल्कुल करवा सकता है, बिल्कुल करवा सकता है। अब ये रिसेंट लास्ट अटेम्प्ट में अभी जिसका रिजल्ट आना है, ड्राफ्टिंग करवाई है उसने। अब सुने, एग्जाम्पल गौर से पढ़नी है, उसके बाद 2 सवाल आपसे पूछूंगा, दोनों सवालों के सही जवाब देंगे लेक्चर खत्म, गलत जवाब देंगे दोबारा पढ़ाऊंगा आपको। आखिरी अब 1.5 मिनट की बात रहेगी सिर्फ। कहता है ड्राफ्टिंग एग्जाम्पल क्या है? एक तो हेडिंग हम देते ही हैं एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ की हेडिंग ऊपर देनी, आगे जरा सुनिएगा गौर से। कह रहा है वी ड्रॉ योर अटेंशन, हम आपकी तवज्जो दिलाते हैं, टू नोट नंबर इतना ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो क्या कर रहा है, विच डिस्क्राइब द अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू आउटकम ऑफ लॉ सूट फाइल्ड अगेंस्ट कंपनी बाय दूसरी कंपनी। हम तवज्जो दिलाते हैं आपकी उस नोट की तरफ जिसमें किसी लिटिगेशन का जिक्र है। यहां तक बताइए क्या तीनों मैटर हो गए? कौन कौन सा डिस्कस हुआ? मैटर, लिटिगेशन, नोट ऑफ द अकाउंट्स का। एंड पे क्या कह रहा है? आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। इस मैटर में मॉडिफाइड नहीं। पहला क्वेश्चन मुझे बताइए, क्या ये एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ की एग्जांपल उस एग्जांपल में पढ़ी है हमने? उसमें आई थी कि कोई नई चीज आ गई है? कौन सा वाला पॉइंट है? पहला पॉइंट। क्या तीनों चीजें पूरी हो रही हैं? बिल्कुल तीनों चीजें। इसका मतलब है ये भी बेहतरीन बना, हम भी बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं। लेकिन एक और एग्जांपल ना हो जाए चलते चलते बोनस। पढ़िए जरा एग्जांपल 2। आपने मुझे बताना है कि क्या ये जो एग्जांपल 2 है एमसीक्यू मैटर की, ये इन एग्जांपल में से है कि कोई नई एग्जांपल आई है, और फिर बताना है कि क्या ये तीनों चीजें पूरी हो रही है। क्लियर हो गई बात? चलिए आज का लेक्चर हम यहाँ पे खत्म करते हैं, लेकिन अहम लेक्चर है, घर से जरूर पढ़ के आइएगा। और ये होम असाइनमेंट नोट कर ले मेरे भाई।